एवरीवन, यह भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज का तीसरा लेक्चर है। पहले के 2 लेक्चर आप जो है चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। और इस सीरीज में हम जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक दूसरी परीक्षाओं में, उन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो आप इतना ही कर लो, आपकी जो एक दिवसीय परीक्षाएँ होती हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण टाइप का है। तो आइए शुरू करते हैं। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ते हैं लेकिन मुद्रा का मूल्य गिरता है तो वो क्या है? मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य तो बढ़ रहा है लेकिन मुद्रा का वो मूल्य गिर रहा है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति की माप किससे की जाती है? तो 2 सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक और कस्टमर मतलब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI और WPI। तो इन दोनों के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो है RBI द्वारा CPI के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की माप की जा रही है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन क्या है? तो ब्याज दरें बढ़ा देता है RBI। मौद्रिक नीति होती है RBI की, जिसके द्वारा वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है और उसका लक्ष्य होता है कि 4 ± 2 मतलब कि 2 से 6 के बीच में मुद्रास्फीति को स्थिर रखा जाए। इसके लिए जो CRR होता है, SLR होता है और जो रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, इसको वो जो है बढ़ा के मुद्रा का संकुचन कर देता है कि मुद्रा जब कम रहेगा तो कम खर्चा करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि मूल्य कम होगा, तो मुद्रास्फीति जिससे कम होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति में से हानि होता है तो जो ऋणदाता होता है उनको जो है हानि होता है, और मुद्रास्फीति से लाभ किसे होता है? ऋणी को, जो ऋण लेता है उसको जो है मुद्रास्फीति से लाभ होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था तो 1542 में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन हुआ था तो 1862 में सर्वप्रथम भारत में करेंसी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था तो 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना क्या कहलाता है? तो अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन जो है अन्य मुद्रा के मूल्य में तुलना में स्वदेशी मुद्रा का घटना कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि $1 बराबर अगर 70 रुपये है और कुछ दिन बाद यही $1 बराबर 80 हो जाएगा तो इसे कहेंगे कि मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना। अब कैसे मुद्रा अवमूल्यन में क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है तथा आयात को जो है कम करता है वो, क्योंकि जो है मान लो जैसे $1 बराबर 80 रुपये है तो अब अगर आयात कर रहे हैं तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, पहले मान लो 70 रुपये था, अब 80 रुपये हो गया है। पहले आप 70 रुपये उसी वस्तु के लिए दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं? 80 रुपये दे रहे हैं। तो क्या हो गया कि मतलब वो आयात कम हो जाएगा। और निर्यात में क्या है कि अगर वो डॉलर लेके आएगा तो डॉलर से उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पहले जितना निर्यात कर रहा था उस एक ही डॉलर में वो ज़्यादा निर्यात करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जिससे क्या होगा? निर्यात तो बढ़ जाएगा लेकिन आयात कम करना इसका मूल उद्देश्य होता है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है तो 3 बार भारतीय मुद्रा का भी अवमूल्यन किया गया है। तो कब किया? 1949, 1966, 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। वह मुद्रा जिसे शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट या गर्म मनी मतलब मुद्रा। ठीक है, वह मुद्रा जिसमें हॉट और गर्म मनी क्या है? जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1999 11 देशों ने यूरो मुद्रा का प्रारंभ किया था। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 19 राष्ट्र जो है यूरो मुद्रा को अपना रहे हैं, जिसमें 19वां राज्य क्या है? लिथुआनिया है। देश क्या है? लिथुआनिया है। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? तो इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है तो वो हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी की जो है आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है तो सॉफ्ट करेंसी होती है, जिसकी जो है आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। ग्रेशम का नियम संबंधित है तो मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण जो है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना कहता है। भारत देखिए अभी जो 2016 में मोदी जी ने 9 नवंबर को किया था तो वो क्या था? विमुद्रीकरण था। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? तो 3 बार हुआ है। देखिए कब कब हुआ है? 1946, 1978, 2016 को। ठीक है,
बाजार के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो जेबी से हवाला, जेबी से जो है क्या है, बाजार के नियम के प्रतिपादक हैं। हवाला क्या है? तो अवैध विनिमय, मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। मतलब हवाला क्या है कि किसी और देश में, जैसे आप आरबीआई के पास पाएंगे $1 लाएंगे तो वो आरबीआई आपको उतने, जितना $1 का मूल्य होगा उतना रुपए दे देगा। लेकिन जब यही काम क्या किया जाता है, किसी अवैध तरीके से किया जाता है कि कोई, मतलब कि कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ आपको, वहाँ वो अपने बंदे को डॉलर देंगे विदेश में और यहाँ उसके बंदे को आप रुपए दे देंगे। तो ये जब मतलब कि ऐसे थ्रू में होता है, अवैध तरीके से होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हवाला कहते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? तो क्राउमर ने जो है, ये जो है मुद्रा स्वयं मुद्रा को निर्माण करती है, परिभाषा प्रस्तुत किया था। ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है तो साख मुद्रा जो है ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है तो फ्लैट मनी जो है कानूनी मुद्रा है। प्लास्टिक मनी कहलाता है तो क्रेडिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मनी है। ब्लैक मनी का अर्थ है अघोषित धन। ब्लैक मनी क्या है? अघोषित, जिसको जो है, जैसे आयकर जब आप देते हैं तो आप अपनी जो आय के स्रोत हैं उसमें आप सारे जो है स्रोत को जो है घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वाइट मनी है। और जब कोई क्या करता है कि जो आयकर के आय के स्रोत हैं उसको घोषित नहीं करता है, तो और उससे जो है पैसा उसके पास रहता है, तो वो क्या है? अघोषित मनी या ब्लैक मनी। स्मार्ट मनी का अर्थ है क्रेडिट कार्ड से जो मनी होता है, उस मनी होता है क्रेडिट कार्ड संबंधित, तो उससे क्या कहते हैं? स्मार्ट मनी। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप है तो M1 जो है मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप है। मुद्रा पूर्ति का विस्तृत मुद्रा कहलाता है। मुद्रा पूर्ति में कौन सा विस्तृत मुद्रा कहलाता है? तो M3 जो है मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है। सबसे व्यापक मुद्रा कौन सा है? M3 है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है तो कच्चे तेल की आयात में। भारत जो है कच्चे तेल के आयात में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय करता है। भारतीय निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण मद है तो पेट्रोलियम उत्पाद जो है भारतीय निर्यात में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। भारत सर्वाधिक आयात करता है तो तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भारत सर्वाधिक आयात करता है। भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है तो रुपया जो है भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है। ₹1 के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं तो वित्त सचिव के ₹1 नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। बाकी सभी पर ₹1 से जो ऊपर जितने भी नोट होते हैं सब पे जो है आरबीआई के गवर्नर के जो है सिग्नेचर होते हैं, परंतु बस केवल ₹1 का ऐसा नोट है जिस पे जो है वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता है। ₹1 से अधिक सभी मूल्यों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के ₹1 के सभी मूल्यों पर हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसकी मूल्य कितने भाषा में लिखा होता है? तो 17 जो है भाषाओं में आरबीआई द्वारा निर्गत किए गए सभी नोटों में मूल्य लिखा होता है। ₹1 के नोट या सिक्का कौन जारी करता है? तो भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। जो ₹1 का नोट है इसमें किसके सिग्नेचर थे? तो वित्त सचिव के थे। और इसको जारी कौन करता है? भारत सरकार और वित्त मंत्रालय। बाकी सबको कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, गिल्ट एज बाजार संबंधित है तो सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से जो है गिल्ट एज बाजार जो है संबंधित है। आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो निर्यात आयात बैंक जो है आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी तो 1 जनवरी 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में जीवन बीमा देन है तो ब्रिटेन की देन है। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली संस्था है तो यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी जो ये दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली संस्था है। भारत में भारतीय जीवन बीमा की स्थापना, जीवन बीमा निगम जो एलआईसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1946 में भारत में भारतीय एलआईसी मतलब भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1971 में भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सामान्य बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में भारत में सामान्य बीमा निगम जीआईसी की स्थापना हुई थी। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करती है? तो इरडा करती है। जैसे मौद्रिक बाजार का नियमन कौन करती है? तो आरबीआई करती है। वैसे बीमा क्षेत्र का कौन कर रही है? इरडा कर रही है। ठीक है, इरडा क्या है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 2000 को किया गया था मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। इरडा की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 19 अप्रैल 2000 को किया गया था और ये बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है। ठीक है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है तो यूटीआई,
भारतीय यूनियन ट्रस्ट जो है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान है। ठीक है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना हुई थी तो 1 फरवरी 1964 में जो है भारतीय यूनियन ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड क्या था? US 64 जो है भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। भारत की प्रतिभूति मुद्रालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और नोट बैंक प्रेस स्थित है कहाँ? क्रमशः कहाँ स्थित है? प्रतिभूति मुद्रालय है नासिक में, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद में, और बैंक नोट प्रेस है देवास में। ठीक है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? सिक्योरिटी प्रेस नासिक। भारत में सिक्का बनाया जाता है तो कहाँ कहाँ बनाया जाता है? मुंबई में बनाया जाता है, कोलकाता में बनाया जाता है, हैदराबाद में और नोएडा में। 4 जगह पे सिक्का बनाया जाता है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। सरकारी समितियों का ढांचा है तो त्रिस्तरीय ढांचा है सरकारी समितियों का। नगदी में प्राप्त मजदूरी है तो मौद्रिक मजदूरी जो है नगदी में प्राप्त मजदूरी है। ठीक है, फिर पूंजी बाजार का प्रतिफल होता है तो ब्याज जो है पूंजी बाजार का प्रतिफल होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का क्या मतलब है? उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसके गवर्नर थे CD देशमुख जी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। रिजर्व बैंक की पहला महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो KG उदेशी जो है भारतीय रिजर्व बैंक की पहली जो है महिला डिप्टी गवर्नर थी। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं कितने गवर्नर होते हैं? 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI का लेखा वर्ष क्या है? तो 1 जुलाई से 30 जून जो है RBI का लेखा वर्ष है। ठीक है, मतलब वित्तीय वर्ष RBI कब मनाता है? 1 जुलाई से 30 जून। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को क्या रखा गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 में बदलकर SBI कर दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में गोरवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। गोरवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 में SBI बैंक की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 19 जुलाई 1969 में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार 6 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की हजारी समिति ने। भारत में जो है बैंकों की राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? तो हजारी समिति ने प्रस्तुत की थी। नोटों का निर्गमन करता है तो RBI जो है नोटों का निर्गमन करता है। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर 1 रुपए के नोट और सिक्के भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उस पर जो सभी नोट होते हैं 1 रुपए का छोड़ के 1 रुपए पे वित्त सचिव के साइन होते हैं, बाकी सभी पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। वर्तमान में नोट निगमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली क्या है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली जो है वर्तमान में नोट निगमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली है। नोट निगमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था तो अक्टूबर 1956 में नोट निगमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था। RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। ठीक है, फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है। किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है, स्पॉन्सर करता है। RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंकिंग लेखपाल योजना भारत में पहली बार शुरू गई? तो 1995 में भारत में पहली बार बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई है। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल ओम्बुड्समैन योजना प्रभावी है तो 2006 से प्रभावी है। बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है?
तो है बैंक ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। किसान क्रेडिट कार्ड आरंभ योजना कब आरंभ की गई थी? तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई थी। भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था? HSBC 1987 में भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक था। देश में पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोच्चि में RBI द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी। नरसिंघम समिति संबंधित है तो बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। नरसिंघम समिति संबंधित है। गोइपोरिया समिति किससे संबंधित है? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए। देखिए, नरसिंघम समिति बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए है और गोइपोरिया समिति बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो है, जो मध्य प्रदेश का है, वो देश का पहला मोबाइल बैंक है। UTI बैंक का वर्तमान नाम क्या है? तो एक्सिस बैंक जो है UTI बैंक का वर्तमान नाम है। 30 जुलाई 2007 से जो है एक्सिस बैंक कर दिया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है तो ट्रेजरी बिल जो है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो RBI द्वारा ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। वर्तमान में RBI के कितने दिनों की ट्रेजरी बिल्स निगमित करता है? तो 51 से लेकर 364 दिनों की जो है ट्रेजरी बिल RBI द्वारा निर्गत किया जाता है। ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि कितनी होती है? तो 25,000 रुपये या इसके गुणज में ट्रेजरी बिल होता है। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है तो मौद्रिक नीति समिति जो होती है वो मौद्रिक नीति जारी करता है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है। RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। प्रति 2 माह पर RBI द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण लेती है कहलाता है तो रेपो रेट जो है, रेपो रेट वह रेट है जिस पर जो है बैंक जो है रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करती है। वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को ऋण लेती है वो क्या कहलाता है? तो रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। देखिए, रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर जो है बैंक RBI से ऋण ले रहा है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? कि वह दर जिससे RBI जो है बैंकों से ऋण ले रहा है। ठीक है। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि जब नगद के रूप में RBI के पास सुरक्षित रखा जाए तो वो क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात CRR। जो भी जो है फिक्स और टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं, जमा जो सावधि और जो करेंट अकाउंट या जो जितने भी टाइप के अकाउंट होते हैं, उसका जितना भी बैंक के पास है उसका कुछ निर्धारित % जो है कैश के फॉर्म में आपको RBI के पास रखना पड़ता है। वही क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि जब अपनी प्रतिभूति के रूप में रखता है तो क्या है? SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए, CRR में क्या है कि वो केवल कैश के फॉर्म में रखेगा, वो भी RBI के पास रखेगा। SLR में क्या है कि एक निर्धारित प्रतिशत क्या होगा कि वो अपने पास रखेगा, वो भी कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध करवाता है वो क्या है? तो बैंक दर है। जो अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है तो वो रेपो रेट है, लेकिन जब दीर्घकालिक ऋण होगा तो वो बैंक रेट कहलाएगा। NEFT और RTGS साधन है तो मुद्रा अंतरण जो फंड ट्रांसफ़र होता है उसके लिए NEFT RTGS का उपयोग किया जाता है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का क्या है पूर्ण रूप? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है। सहकारी बैंकों का गठन होता है 3 स्तरों पर सहकारी बैंकों का गठन होता है। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब की गई थी? तो 1904 में भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और आगे देखते हैं। मानसून का जुआ कहलाता है तो भारतीय बजट जो है मानसून का जुआ कहलाता है। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो जाए तो घाटे का बजट कहलाता है। शून्य आधारित बजट का अर्थ है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ये शून्य आधारित बजट है। शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका की। जो शून्य आधारित बजट है ये किसकी देन है? अमेरिका की देन है। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष वार्षिक बजट के रूप में अपनाया गया था? तो 1987-88 में भारत में शून्य आधारित बजट जो है अपनाया गया था। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो बजटीय घाटा कहते हैं। देखिए, जो प्राप्तियां होती है वो
दो टाइप की होती है, एक राजस्व होती है, एक जो है पूंजीगत होती है, ठीक है। और ऐसे ही दो टाइप के व्यय भी होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय क्या है, जो है जैसे कि परमानेंट है, जिससे कोई जो है आपकी संपत्ति नहीं बन रही है, लेकिन आपकी एक लायबिलिटी है, जैसे कि पेंशन देना, वेतन देना, ठीक है, जो प्रतिरक्षा पे व्यय होता है उसके रखरखाव में, ये सब क्या है, जो है ये राजस्व है। पूंजीगत में क्या है कि जैसे योजनाओं पे जो खर्च हो गया, या स्कूल बनाना, या जो है कोई बिल्डिंग बनाना, तो इस पे जो है ये पूंजीगत व्यय हो गया, और पूंजीगत व्यय हो गया। और प्राप्तियाँ होगी कि जहाँ पे लायबिलिटी कम या ज़्यादा हो रही हैं तो वो पूंजीगत प्राप्तियाँ होंगी, और जहाँ पे जैसे आय जो कर से प्राप्तियाँ होती हैं वो राजस्व प्राप्तियाँ हैं। बिग पुल सिद्धांत दिया था, तो रॉडन ने बिग पुल सिद्धांत दिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत दिया था। ठीक है साथियों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो बचा हुआ है जो है शेयर बाज़ार या उससे संबंधित पूंजी बाज़ार से संबंधित जो टॉपिक हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथी।